सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। तो ये आपका इग्नू का थर्ड ईयर का कोड है, शासन मुद्दे और चुनौतियां, यानी कि हमारा गवर्नेंस इश्यूज एंड चैलेंजेस आपका ये बुक है। हमारा कोड है BPAG 172। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए वैल्यूएबल क्वेश्चंस हैं। उन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम एनालिसिस करेंगे डीप ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए वैल्यूएबल एंड सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को आप स्टूडेंट्स अच्छे से कर लेते हैं तो आपका डेफिनेटली आपके मार्क्स जो है 80+ डेफिनेटली है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि मैंने टिक भी लगा रखा है, शासन की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। यानी कि अवधारणा यानी कि शासन है क्या, उसकी क्या थिंकिंग है, उसके बारे में बताना है। तो हमारा अब आ जाता है आंसर की बात कर लेते हैं। शासन के अवधारणा के रूप में देखा जाए तो अगर शासन है, शासन जिसमें हम सेवाओं का तकनीकी यूज देखते हैं, जिसमें हम ये देखें कि यहाँ पर हमारे नए नए व्यवस्थाओं के रूप में अलग अलग शासक जो है शासन करते हैं। शासन का मतलब ही क्या होता है? शासन जो शब्द है अगर उसका हम रूपांतर करें तो शासन का मतलब होता है एक जगह पे राज करना, या फिर एक जगह की स्थितियों के अनुसार वहां पर कानूनी रूप में अपने आप में कानून चलाना, या फिर बोल सकते हैं संविधान के अनुसार लोगों के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था को चलाने को ही हम शासन बोलते हैं। शासन व्यवस्था को सरल अवस्था में देखा जाए तो आज विश्व के प्रत्येक देश में शासन की स्थितियां हैं वो महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलती है। अगर हम व्यवस्था के अनुसार देखा जाए तो शासन चलाने के लिए शासन के पूर्व ज्ञान का होना जरूरी है। शासन को चलाने के लिए आपकी राजनीतिक सूझबूझ की होनी आवश्यकता है। आपके शासन को बेहतर करने के लिए आपका अनुभवी होना जरूरी, अनुभवी का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड होना जरूरी है। इसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं आर्थिक रूप में जो हमारे समस्याएं या फिर हमारे जो आपदाएं आती हैं, जिसमें आपके सैनिक शासन व्यवस्था, राजनीतिक शासन व्यवस्था, या फिर बोल सकते हो नागरिक शासन व्यवस्था, इन अलग अलग प्रकार के जितने भी शासन व्यवस्था हैं इनका अपना प्रत्येक अपना एक अलग क्राइटेरिया है, या फिर बोल सकते हैं कि अपना अपना कार्य है जिसके अंतर्गत वो अपने आप का शासन चलाते हैं। शासन शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले देखा जाए समय के अनुसार हमें देखने को मिला है। जो समय दिन प्रतिदिन बदलता गया है या फिर जो लाइफ में चेंजेस आते गए हर एक कंट्रीज में, तो उन चेंजों के कारण हम देख सकते हैं कानून के रूप में कार्य करने की प्रक्रिया को हम शासन कहते हैं। शासन का अर्थ ही है कानून तथा आदेश का संचालन करना, नहीं अपितु हमारे बोल सकते हैं कानून का पारंपरिक व्यवस्था के रूप में उसका पालन करना ही शासन कहलाता है। शासन का मतलब ही होता है एक एक स्थान पर कानूनी रूप में, या फिर बोल सकते हैं कि तौर तरीके से किया गया राज को हम शासन कहते हैं। तो शासन की अवधारणा के रूप में देखा जाए तो शासन की अवधारणा जो कि आपके 20वीं शताब्दी के अलग अलग स्थानों से धीरे धीरे अब विकसित होता गया। शासन का जो रूप है पहले किस रूप में देखा गया? अंग्रेजों का शासन था भाई। अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे, यानी कि एक कानून व्यवस्था के अनुसार। वो कानून व्यवस्था सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि लोगों के हित के लिए, लोगों के भलाई के लिए हो। ठीक है, तो वो हमारा शासन कहलाता है भाई। अंग्रेज भी तो हमारे ऊपर शासन करके चले गए, अंग्रेज भी तो हमारे बोल सकते हैं कि हमारे ऊपर शासन किए। तो शासन का मतलब ही होता है किसी स्थान पर राज करना, या फिर कानून व्यवस्था के अनुसार अपना स्वायत्त, या फिर बोल सकते हैं अपनी रचना करना, या फिर अपने अनुसार उसका देखभाल करना, वो हमारा शासन कहलाता है। शासन जो कि एक राजनीतिक शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला शब्द है, जिसके अंतर्गत हम शासन की अवधारणा की बात की जाए तो अलग अलग स्थानों पे गोरान आइडेन के गोरान आइडेन योग्यता के अनुसार देखा जाए तो शासन का मतलब ही होता है जो एक स्थान पे राज करने वाला व्यक्ति या फिर शासक। शासन का मतलब होता है कानून व्यवस्था के अनुसार सभी लोगों के लिए चलाया गया कानून को ही हम शासन कहते हैं। शासन प्रत्येक नागरिक के लिए सामान्य हो सकता है और भिन्न भी हो सकता है, लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं भारतीय शासन व्यवस्था का, तो सभी को समानता प्रदान होने के कारण, इक्वालिटी प्रदान होने के कारण जो है हमें देखने को मिलता है कि
शासन जो है हमारे भारत में सभी के लिए बराबर तरीके से देखने को मिला है। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा शासन की अवधारणा, जो कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया पहल के घटकों को प्रस्तुत कीजिए। यानी कि डिजिटल इंडिया पहल का मतलब होता है और घटक का मतलब होता है क्या क्या तत्व या फिर एलिमेंट्स जिसके कारण भारत है ना डिजिटल इंडिया कैसे बन रहा है। आपके अंतर्गत बात की जाए तो डिजिटल इंडिया का बात कर लेते हैं, जो आके ऑनलाइन बेसिस पे है, आपका कनेक्टिविटी बेसिस पे है, जो कि आपका बोल सकते हो सॉफ्टवेरिकल अवस्था के रूप में है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में है, या फिर बोल सकते हैं इंटरनेट के रूप में है। ये क्या है? आपका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक जरिया है, एक माध्यम है, जिसके अंतर्गत हम डिजिटल को मतलब डिजिटलाइज कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कार्य होते हैं या फिर जो यहाँ पर एक व्यक्ति अलग अलग स्थानों से रहकर अपने अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकता है या फिर जी सकता है, जिसके अंतर्गत आज मनुष्य अपना विकास करके डिजिटल इंडिया को बनाने में अपने आप को सुदृढ़ करने में धीरे धीरे प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया की बात की जाए तो आज हम बोल सकते हैं कि सरकारी हो गया, सरकारी क्षेत्र हो गया, या फिर बोल सकते हो प्राइवेट क्षेत्र हो गया, इन सभी क्षेत्रों में आपका डिजिटल इंडिया का जो स्वरूप है वो महत्वपूर्ण रूप से अब आगे बढ़ता का जा रहा है। डिजिटल इंडिया की बात की जाए तो जिस तरीके से हम आज एक पेटीएम और एक बोल सकते हैं कि फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, इन सभी पे का इस्तेमाल करके हम डायरेक्ट अपना पैसे ट्रांसफर करने में फ्यू ऑफ सेकंड का भी टाइम नहीं लगता और आपका पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये किसके कारण पॉसिबल हो पाया? डिजिटल इंडिया के कारण पॉसिबल हो पाया। डिजिटल इंडिया की बात की जाए तो इस स्थिति में डिजिटल इंडिया ने अपने आप में ही एक ऐसा प्रचंड अवस्था में पूरे समाज में छाप छोड़ा है, जो कि सभी के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अगर सभी देश डिजिटल हो जाएंगे तो उस परिस्थिति में गरीबी और बोल सकते हैं अशिक्षित व्यवस्था जो दर है वो खत्म होने लगेगा। अगर आज हम बात कर लेते हैं, आज हम ऑफलाइन, पहले ऑफलाइन का क्लासेस होता था, लेकिन आज हम डिजिटल इंडिया के कारण क्या है, ऑनलाइन क्लासेस लेने में भी अपने आप को पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि समय समय पर इस पे क्या है, आपके बोल सकते हो राजमार्ग के रूप में, आपके बोल सकते हो अलग अलग स्थानों के रूप में डिजिटल इंडिया का कुछ महत्वपूर्ण उपयोगिता के रूप में देखा गया है। डिजिटल इंडिया की बात की जाए तो मोबाइल इलेक्ट्रिसिटी के रूप में आपका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला एक बोल सकते हो कि एलिमेंट्स है, जिसमें आपका देखने को मिला कि हम अपने मोबाइल के माध्यम से डिजिटल इंडिया को करने में सक्षम हो पाए हैं। आज हम मोबाइल से बैठे बैठे कहीं के भी जाना हो तो हमें टिकट बुक कर लेते हैं, कहीं भी पेटीएम करना हो हम डायरेक्ट उसको ट्रांसफर कर देते हैं, कहीं पे भी हम उस स्थिति के खाते के बारे में जानना हो तो हम अपने बैंक में जाके पता कर लेते हैं। तो डिजिटल इंडिया में आपका देखने को मिला कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्यों के अनुसार अगर बात की जाए तो डिजिटल इंडिया के कारण जो है हमारे इंडिया की स्वरूप है या फिर उसकी जो सोच व्यवस्था है वो महत्वपूर्ण रूप से धीरे धीरे आगे विकसित होती गई। अब डिजिटल इंडिया के कारण जो है आपका कुछ पॉइंट्स आ गए, जैसे कि मोबाइल का हो गया। अब यहाँ पे पब्लिक इंटरनेट, डिजिटल इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला है पब्लिक इंटरनेट। पब्लिक डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनेट के माध्यम प्लेटफॉर्म बन चुका है, जो कि आज हम बात कर लेते हैं। पहले हमारा 6-7 साल पहले की बात की जाए तो हमारे पास एयरसेल कंपनी का एक सिम हुआ करता था, जो कि काफ़ी सस्ता था। 200 रुपये का रिचार्ज होता था, उस समय की बात है। 200 रुपये का रिचार्ज होता था और लगभग 1 डेढ़ महीने मिला करता था जीबी। एक डेढ़ जीबी मिला करता था पूरे महीने। ऐसा नहीं है कि आपको अनलिमिटेड जो अभी आपको मिल रहा है ना अनलिमिटेड, पहले ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आज के टाइम पे देखा जाए पर डे आपका 1.5 जीबी भी कम पड़ जाता है। एक बार हॉटस्पॉट्स ऑन कर दीजिए, ये कर दीजिए, व्हाट्सएप ऑन कर दीजिए, तो इतने में ही आपका आधा जीबी खत्म हो जाता है। तो डिजिटल इंडिया होने के कारण क्या है, आपका रसायन व्यवस्था के रूप में तो ना देख के आपका देखा जाता है कि हमारे जितने भी अलग अलग प्रकार के जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो हमारे वातावरण के लिए काफ़ी हार्मफुल है। अब हम जो फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन से जो रेडिएशन निकलता है, जो नेटवर्क ट्रांसफ़र हम अपने मतलब फ़ोन में करते हैं, उन रेडिएशन के कारण क्या हो रहा है, पूरा पॉल्यूशन वाला पेड़ बन रहा है या फिर बोल सकते हैं पूरा पॉल्यूशन वाला एरिया बन रहा है। तो जिस स्थिति में अगर हम बात कर लेते हैं कि चिड़ियों की जान की खतरा या फिर बोल सकते हैं पक्षियों की मृत्यु हो रही है, तो ये किसके कारण हो पाया? ड्यू टू डिजिटल इंडिया के कारण हो पाया। ठीक है?
क्लियर हो गया? अब डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा एक क्या है कि भाई ई क्रांति का मतलब होता है ई गवर्नमेंट्स के रूप में आपका देखने को मिला और सभी के लिए सूचना। डिजिटल इंडिया सबसे बड़ा कारण क्या है भाई, सबके लिए सूचना प्रदान करने में महत्वपूर्ण मतलब बोल सकते हैं कि माना जाता है। अगर किसी भी चीज़ की सूचना प्रदान करने की बात है तो उसे लिख कर इरेज कर दीजिए, आपका सूचना प्रदान की अवस्था जो है पूर्ण रूप से वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी निर्माण। इलेक्ट्रिसिटी निर्माण की बात की जाए तो डिजिटल इंडिया के कारण क्या है, हमारे अलग अलग जो डैम्स बनाए जाते हैं भाई, जिस डैम्स बना के हम बांधों का पानी का रुख मोड़ के अपने आप में आगे बढ़ते हैं और अपना विकास करते हैं। तो उस स्थिति में जो डिजिटल इंडिया है सबसे ज़्यादा इन डैम को बनाने में अपने आप में ही एक विज्ञान के रूप में जाना जाता है। तो डिजिटल इंडिया जो है उसी बात को रखते हुए अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रख रही है। क्वेश्चन है, आप वैश्वीकरण से क्या समझते हैं? वैश्वीकरण जो जिसका जो नाम अगर बात की जाए तो इसे हम बोल सकते हैं कि भूमंडलीकरण के नाम से भी जानते हैं। भूमंडली भूमंडलीकरण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसे हम भूमंडलीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो भूमंडलीकरण का मतलब होता है, भूमंडलीकरण इसका मतलब होता है कि जब पूरा देश, पूरा विश्व का जितना भी देश है वो एक दूसरे के समीप आ जाए और अपना विकास करने लगे, उसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। यानी कि सरल भाषा में कहा जाए तो भूमंडलीकरण से हमारा तात्पर्य यह है, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा अलग अलग क्षेत्रीय व्यवस्था के अनुसार, हमारे अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार सभी देश अपना एक साथ विकास करने लगे या वृद्धि करने लगे। वृद्धि का मतलब होता है विकास करना, डेवलपमेंट करना। सभी देश एक दूसरे के साथ खड़े होके अपना विकास करने लगे, एक दूसरे का साथ देने लगे, उसे ही भूमंडलीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें आपका देखने को मिला कि भाषा, रहन-सहन, उद्योग, प्रौद्योगिकी, आर्थिक गतिविधि, राजनीतिक गतिविधि, इन सभी को ध्यान में रखते हुए जब कोई भी देश अन्य सभी देशों के साथ जुड़ता है, उसी प्रक्रिया को भूमंडलीकरण कहा जाता है। अब भूमंडलीकरण की सबसे बड़ी एक फायदा ये है कि यहाँ पर वैश्वीकरण मानव के इतिहास में हाल में सबसे बढ़ता हुआ एक कारण बना है। वैश्वीकरण का मतलब ही होता है जिसे हम भूमंडलीकरण के नाम से बोलते हैं और इंग्लिश में इसे ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। तो इसका मतलब ही होता है कि अपने अवस्था के रूप में अपना विकास है पूर्ण रूप से ऐतिहासिक रूप से और वर्तमानिक रूप से करते हुए प्रक्रिया को ही भूमंडलीकरण कहा गया है। अगर हम बात कर लेते हैं, वैश्वीकरण की एक ऐसी अवस्था है जो अगर हम इसका परिभाषा देखें तो परिभाषा के अंतर्गत अगर इसकी सटीक परिभाषा की बात की जाए तो हम सटीक परिभाषा यानी कि बोल सकते हो कि बिल्कुल मतलब परफेक्ट परिभाषा की बात की जाए, डेफिनेशन की बात की जाए, परफेक्ट डेफिनेशन की बात की जाए तो वैश्वीकरण से हमारा तात्पर्य यह है कि प्रत्येक देश, विश्व का प्रत्येक देश सभी एक दूसरे के समीप आके अपने आप में विकास करके एक साथ आगे बढ़ने की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहा जाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत अगर हम वैश्वीकरण की भावनाओं के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर एक अवस्था के रूप में ये देखने को मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण की अवस्था और दुनिया की चेतना व्यवस्था और चेतना की विश्वव्यापी व्यवस्था, इन सभी का मतलब वर्णन उनके द्वारा किया गया था। तो अब इस स्थिति में हमें ये देखने को मिला कि हाल फिलहाल में भूमंडलीकरण की स्थापना जो है कई मील दूर वाले घटनाओं से आकर देखने को मिलता है। कई मील दूर आने वाले घटनाओं से आकर देखने को मिलता है का मतलब यह है कि भूमंडलीकरण जो है आज धीरे धीरे सभी देशों में फैल गया है। जो कि पहले मतलब भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण को अत्यधिक प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा था, लेकिन आज के टाइम पे बात की जाए तो भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण की जो है योग्यता या फिर सर्वश्रेष्ठता महत्वपूर्ण रूप से मानी जाती है या फिर समझी जाती है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसमें और कवर कर लेते हैं। वैश्वीकरण की व्यापी व्यवस्था जिसमें हमारे घटनाओं का स्वरूप है, जिसमें आपका भूमंडलीकरण के माध्यम से हमारे अलग अलग घटनाओं का वर्णन
अवस्था स्थिति दे दी गई है जिसके तहत हम अपने आप का विकास जो है पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं। और वैश्वीकरण की बात की जाए तो समाज का विकास करना और आर्थिक व्यवस्था का विकास करना, राजनीतिक व्यवस्था का विकास करना, इन सभी को लंबे समय तक आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण क्या करता है? इनको इनके बाद आपका देखने को मिलता है कि अगला चैप्टर स्टार्ट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपका वैश्वीकरण की बात की जाए तो वैश्वीकरण क्या है? जब एक देश अपने साथ मतलब दूसरे देश को लेके आगे बढ़ रहा है तो वह आपका वैश्वीकरण की योग्यता कहलाती है, या फिर बोल सकते हो सर्वश्रेष्ठता कहलाती है। लेकिन भूमंडलीकरण में ऐसा स्थिति नहीं देखने को मिलता है। भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण की बात की जाए तो ये दोनों ही समान है, ठीक है। और दोनों समान होने के कारण दोनों की परिभाषा जो है सेम है, सिमिलर है, ठीक है। तो वैश्वीकरण का मतलब होता है अर्थशास्त्र, राजनीतिक, सांस्कृतिक या फिर जितने भी इन सभी के प्रकार में कोई भी अगर लेक्चर लेगा तो उसे नीचे आना होगा। तो इसी अवस्था के रूप में जैसे कि राजनीति क्या कहता है? राजनीति सबसे बड़ा क्या कहता है कि भाई तू छल कपट करो या फिर किसी को भी करो, मतलब नीचे गिराना यानी कि नीचे उसे आना ही है। यानी कि आज पीएम मोदी जी है तो कल भाई कोई और बैठ जाएगा। तो कुर्सी का क्या है, मतलब तालमेल बनाना रहता है। तो वैश्वीकरण क्या होता है? समाज में तालमेल बैठाने का काम करता है। एक देश दूसरे देश पर जिस तरीके से वाद विवाद करते हैं, एक देश दूसरे देश पर किस तरीके से भरोसा करते हैं, इन सभी का तर्क वितर्क वैश्वीकरण की अवस्था में या फिर बोल सकते हैं वैश्वीकरण की जो स्थिति है वो दिखाने का प्रयास किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के प्रमुख विशेषता बताइए। महत्वपूर्ण या फिर प्रमुख दोनों में से मतलब कुछ भी लिख लीजिए। लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र जो है दो शब्दों को मेल से बना है। लोकतंत्र के अगर इतिहास की बात की जाए तो डियर, सबसे पहले लोकतंत्र है ना आपके ये एथेंस शहर में, यूनान के एथेंस शहर में लोकतंत्र की स्थापना की गई थी, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जो लोकतंत्र जो है वहीं पे पनपा था, ठीक है। लेकिन आधुनिक समय के लोकतंत्र व्यवस्था की अपनाने की स्थिति देखें तो आपका सबसे पहले जो है अमेरिका ने लोकतंत्र को अपनाया था। अमेरिका के द्वारा जो है लोकतंत्र को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा जो देखने को मिल रहा है कि अमेरिका ने ही सर्वश्रेष्ठ है, जिसने सबसे पहले लोकतंत्र को आगे बढ़ाया। और उसके बाद हमारे भारत भारत सरकार या फिर भारत के लोगों ने भी लोकतंत्र को धीरे धीरे अपने दिलों में समाहित करने लगा। लेकिन अगर हम बात करें तो हम स्थितियों में बात की जाए, लोकतंत्र का मतलब होता है लोक जमा में तंत्र, जहाँ पे लोगों का तंत्र हो, जहाँ पे लोगों का शासन हो, जहाँ पे लोगों के लिए शासन हो। अब जैसे भारत हमारा लोकतंत्र देश है, यू नो अबाउट दिस थिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार जो है, यानी कि जो सरकार है वहां पे किसका बात मान रही है? किसका बात मान रही है? जनता का बात मानेगी ना। जनता ही उसमें, मान लीजिए कि मोदी जी है, जनता जनता ही मोदी जी को चुनती है। जनता चाहे तो उसे बदल भी सकती है, वो भी कर सकती है, ठीक है। तो लोकतंत्रीय व्यवस्था के रूप में हमारा देखा जाए तो सबसे ज्यादा मोदी जी या फिर बोल सकते हैं अलग अलग जो पार्टियां हैं, अलग अलग उम्मीदवार हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट का। तो हमारा अगला पॉइंट है, जरा ध्यान देंगे, इसमें हमारा पॉइंट अब स्टार्ट होता है, जनता के व्यक्तिगत के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाली शासन प्रणाली। देखिए इसमें फिल्डर के अनुसार बात किया जाए, लोकतंत्र का अंतिम मोर्चा जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलता है जहां पर लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें तो लोकतंत्र क्या है? स्वतंत्रता का एक प्रतीक है। स्वतंत्रता मतलब यानी कि फ्रीडम है, ठीक है, जिसमें लोग अपने अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। अब भारत क्या है? लोकतंत्रीय देश है। भारत में कोई भी लोग, अपने जनता, कोई भी मतलब कोई भी समूह है, वो अपने अनुसार अपने जीवन को जीता है। इसी को लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र की बात की जाए तो हमारे उत्तरदायित्व भी रहते हैं। हमारे स्थितियों में, हमारे चेतना में हमारा उत्तरदायित्व रहता है। हमारा परस्पर एक दूसरे से संपर्क रहता है। तो ये हमारा जनता के व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए लोकतंत्र की आवश्यकता बहुत ही आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जनता का जो निर्माण है लोकतंत्र के लोगों के बीच में ही निर्मित रूप से एक्सप्लेन होता है, ठीक है। अगर हम बात करें, हमारा सेकंड पॉइंट है नैतिक विकास में सहायक, यानी
ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नैतिक विकास में सहायक, यानी कि नैतिक विकास, यानी कि नैतिक यानी कि निजी विकास, यानी कि सभी मनुष्य का जो विकास है वो अपने अनुसार कर पाए, इसी को नैतिक अवस्था के रूप में देखा गया है। कोई भी मनुष्य ये नहीं कि हाँ उस पर अपने अनुसार विकास ना करके वो कानून के अनुसार अपना विकास करे, नहीं भाई, सबको अपनी आज़ादी दी गई है, तो उस आज़ादी के कारण अपने अनुसार अपने जीवन का निर्वहन कर सके, ईमानदारी भावपूर्वक या फिर निर्भरता के रूप में आगे बढ़ सके। इसी व्यवस्था को देखते हुए, इसी गरिमा को देखते हुए लोकतंत्र की विशेषता के रूप में रखा गया है। और अब बात कर लेते हैं तीसरे तीसरे पॉइंट का, लोक शिक्षण का सर्वोत्तम साधन है। यानी कि जो लोक है, लोक क्या है, यानी कि लोगों का ग्रुप है। अगर लोगों का ग्रुप शिक्षा को लेके प्रेरित हो जाए तो उस स्थिति में देखने को मिलता है कि जो चुनाव है वो बेहतर चुनाव बन पाएगा, या फिर जो वहाँ पे मीडिया है, जो आपके बोल सकते हो पदाधिकारी हैं, या फिर अलग अलग जो लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तो लोक शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक लोग नहीं रहते, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। तो आप अलग अलग लोगों की अपनी अपनी विचारधारा सुनोगे, अलग अलग व्यवस्थाओं के रूप में उनकी स्थिति देखोगे। तो इस अवस्था के रूप में अगर बात की जाए तो लोकतंत्र जो है अनेक वर्षों के रूप में देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे अगले पॉइंट का। तो यहाँ पर समानता या समता और सिद्धांत का आधारित है। यानी कि जो लोकतंत्र है ना, वो शासन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। शासन प्रणाली की बात की जाए जहाँ पर शासन होता है, तो लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि यहाँ पर शासन व्यवस्था का प्रमुख व्यवस्था देखने को मिलता है। लोकतंत्र में जाति पात धर्म और अधर्म और रंग रूप का कोई भेद नहीं होता। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब क्या है, सभी चीज़ों से मुक्त हो जाना, सभी सभी चीज़ों से अपना स्वयं का विकास कर लेना, वो आपका लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, अगर बात कर रहे थे अगले पॉइंट के, तो हमारा अगला पॉइंट है सत्ता का दुरुपयोग रोकना। यानी कि सत्ता को रोकने के लिए, सत्ता का दुरुपयोग यानी कि मिसयूज, बहुत से लोग होते हैं पार्टी बन गई उनकी तो वो मिसयूज करना शुरू कर देते हैं, यानी कि सीरियल्स में घोटाला करना या फिर फिल्मों में घोटाला करना। ये क्या है, सत्ता, अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहते हैं भाई सभी के सभी लोग, चाहे वो आपके हिल्स की बात की जाए या फिर बोल सकते हैं कुछ भी हो जाए, तो हर एक स्थान पर अपना जो है, अपना एक बोल सकते हैं कि अपना शासन को स्थापित करना चाहते हैं या फिर शासन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी व्यवस्था के रूप में लोकतंत्रीय व्यवस्था का स्थापना किया गया है। अब बात कर लेते हैं जनता की इच्छा और विशेषता। जनता की इच्छा की बात की जाए तो आपका देखने को मिलता है, हालांकि हम जानते हैं ये भली भांति कि प्रत्येक जो शासक है उन सभी के जीवन में जो वास्तविक जो जीवन है उनका, वो पूर्ण रूप से खुशहाल पूर्वक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये देखने को मिलता है कि हमारे जितने भी धर्म अधर्म और बोल सकते हो जाति धर्म की ये बात करने की जो तरीका है, वहाँ पे पूर्ण रूप से ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर हमारे चेतनाओं का, हमारे जनता के प्रति फिक्र करना, हमारे जनता के प्रति बोल सकते हैं समर्पण करना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद लोकहित का शासन, यानी कि लोक कल्याण जो है लोक हित के लिए शासन करता है, यानी कि लोगों के हित के, लोगों के फायदे के लिए शासन करता है। ये इसका अगला विशेषता था। अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है देशभक्ति की भावना का विकास। लोकतंत्र की अपनी एक बोल सकते हैं समय सीमा है, अपनी एक बोल सकते हो कक्षा है, जिसको हम चेंज नहीं करते। लाइट एट 8:30 के आसपास देखा जाए तो हमारा ये पूर्ण रूप से देखने को मिलता है कि जैसे हम 1 घंटे के लिए पढ़ते हैं, मान लीजिए 7:30 से 7:30, मतलब 7:30 से क्लास स्टार्ट किया 8:30 तक पढ़ रहे हैं, तो ठीक उसी प्रकार से जो लोकतंत्र है ना, उसमें देशभक्ति की जो भावना है उसको स्थापना दिया। और राष्ट्रीयता, यानी कि राष्ट्र जो है, जैसे हमारा भारत है एक राष्ट्र देश है, यहाँ पर जाति धर्म सभी प्रकार के लोग रहते हैं, इसीलिए इसे राष्ट्र देश का सम्मान मिला है। ठीक है, अगर हम बात करें अगले पॉइंट का, तो अधिकारियों के अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा। अब इसमें देखने को मिला कि स्वतंत्रता की सुरक्षा देने का और अलग अलग अधिकारियों का अपना कार्य पूछने का एकमात्र लक्ष्य था कि सभी को यह जान लेना कि जो आपका लोकतंत्रीय व्यवस्था है वो सबसे परख करता है, शासन व्यवस्था चुनी हुई सरकारों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है।
तो वो हमारा लोकतंत्र की अवस्था क्या महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। क्लियर है? तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।